मालूम हुआ, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हीट कैपेसिटी स्टार्ट किया था और कहा था कि मैं वहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। चलिए वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड and the amount of heat energy required to raise the temperature from 1 degree centigrade that will depends on the mass of the system. ठीक है, और amount of heat energy जितनी रिक्वायर्ड होती है टू रेज द टेम्परेचर फ्रॉम 1 डिग्री सेंटीग्रेड, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो चलिए इसको मैं लिख देता हूँ आपको। हीट कैपेसिटी हो गया द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of system from 1 degree C is called heat capacity। मान लेते हैं कोई हमारे पास सब्सटेंस है और उस सब्सटेंस का हमारे पास m ग्राम है। कितने ग्राम है? m ग्राम है। ठीक है, तो उस m ग्राम सब्सटेंस को की टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, उस सब्सटेंस का इनिशियल टेम्परेचर T1 था। ठीक है, अब बाद में हो गया T2 और आपने हीट एनर्जी जो दिया वो है Q। तो Q हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2 टू T1। अब जितना इसमें चेंजिंग आ गया उतना से बढ़ेगा। ठीक है, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए हीट कैपेसिटी क्या है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए, तो देखिए इसमें डिफरेंस कितने हो गए? T2 माइनस T1। इतने से इतने डिग्री सी से इंक्रीज करने के लिए अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच वाज रिक्वायर्ड इज इक्वल टू Q। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज करने के लिए अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट विल रिक्वायर्ड वुड बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 डिग्री सी, और दैट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये क्या निकला हमारा Q बाई डेल्टा टी। Q बाई डेल्टा टी ये है वह हीट एनर्जी है जो किसी भी सब्सटेंस की टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड होती है। और 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो क्या होती है? हीट कैपेसिटी। सो अगेन रिपीट, सो दिस वन इज द हीट कैपेसिटी, दैट्स व्हाई यू कैन राइट एज heat capacity C would be equal to Q divided by delta T. This one is equation number 1। एक तो है आपके heat capacity। Next है a specific heat capacity। Next a specific, next topic is a specific heat capacity। A specific heat capacity। अब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? यहाँ पर मास इंडिफिनिट था, कुछ भी ले सकते हैं, मास वेरिएबल था, लेकिन यहाँ पर मास कांस्टेंट। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम को 1 ग्राम की टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वो उसका हीट कैपेसिटी कहलाएगा। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of a 1 gram of a substance
बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब जैसे इसको पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ। अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 gram of a substance by 1 degree C। ठीक है, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो जरूरत हुआ था वो क्या था, Q बाई टी। तो ये Q बाई टी, ठीक है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए Q बाई डेल्टा टी था। लेकिन ये इसमें कितने ग्राम सब्सटेंस है, मान लिया 1 ग्राम, तो m ग्राम सब्सटेंस है, तो 1 ग्राम को बढ़ाने के लिए क्या हो जाएंगे, देयरफॉर a specific heat that is equal to Q divided by m into dt। Therefore S हम लोग लिख सकते हैं S equal to Q by m डेल्टा T, और ये हो गया आपका स्पेसिफिक हीट। इक्वेशन नंबर 2। बात आ रही समझ में, फिर से समझिए इसको, देखिए मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ। स्पेसिफिक हीट क्या, एक ग्राम सब्सटेंस को हमने मान लिया कि ये जो C इक्वल टू क्यू बाई टी है, इतना हीट एनर्जी की जरूरत पड़ी ना, कितने टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए इतनी जरूरत पड़ी। अब इसका जिसका टेम्परेचर आपने बढ़ाया 1 डिग्री सेंटीग्रेड से, उसका कुछ मास होगा ना, मान लिया m ग्राम था उसका, तो इतना टेम्परेचर, एक टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो हीट एनर्जी की जरूरत पड़ी वो कितना है, Q बाई डेल्टा टी। तो इसका मास कितना था, m। तो m ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए Q बाई डेल्टा टी हीट एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो 1 ग्राम को बढ़ाने के लिए कितनी हो गई, Q डिवाइडेड बाई m डेल्टा टी। इसलिए हमने लिखा S इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई m डेल्टा टी। बात आ रही समझ में। नेक्स्ट टॉपिक देंगे मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी इसमें क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में 1 ग्राम था, इसमें 1 मोल होगा। The amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of a substance by 1 degree centigrade, 1 degree C, is called molar heat capacity। ये मोलर हीट कैपेसिटी कहलाएगा, ये होगा मोलर हीट कैपेसिटी। अब यहाँ पर 1 मोल है, हमने मान लिया कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड से, ठीक है, टेम्परेचर को रेज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए वो क्या था, Q बाई डेल्टा टी। यहाँ से हम निकाल चुके हैं। अब मान लेते हैं ये है फॉर n मोल, सब्सटेंस जो था वो n मोल था, तो n मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए Q बाई डेल्टा टी चाहिए, लेकिन यहाँ कितने होना चाहिए, 1 मोल। तो 1 मोल के लिए देयरफॉर, ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी that will be equal to Q divided by n डेल्टा टी। और इसको आप मान लीजिए इक्वेशन ऐसा, ये आपका मोलर हीट कैपेसिटी। इस तरह से आपने सीखा हीट कैपेसिटी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, इन सभी को आपने सीखा।
मोलर हीट कैपेसिटी को C से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं a specific heat of gas. Next topic is a specific heat of a gas. तो किसी भी गैस की जो हीट कैपेसिटी होती है वो दो तरह की, एक होती है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और दूसरा होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ऐसा होता है, यानी हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी दो तरह की होता है, एक स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो चलिए इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस है वो दो तरह की है। हम लोग स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस पढ़ते हैं। तो गैस की स्पेसिफिक हीट, चलिए फिर से मैं टॉपिक डाल लेता हूँ, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। ये गैस की दो तरह की स्पेसिफिक हीट होती है, एक को बोलते हैं सीपी यानी स्पेसिफिक हीट, of a gas at constant pressure, और दूसरी होती है Cp, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट of a gas at constant volume। ये दो तरह की इसकी हीट होती है, एक Cp होता है और दूसरा Cv होता है, एक Cp और दूसरा Cv। हाँ, तो हम लोगों ने ये देखा था कि जो स्पेसिफिक हीट होती है वो गैस के वो दो होती है, एक स्पेसिफिक हीट मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और दूसरा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब यहाँ पर एक बात आती है बच्चों कि ये गैस की स्पेसिफिक हीट आखिर दो क्यों होती है, जबकि सॉलिड की, लिक्विड की एक ही स्पेसिफिक हीट होती है, जबकि गैस की दो स्पेसिफिक हीट होती है, एक Cp और दूसरा Cv। तो पहले इस बात को समझते हैं स्टूडेंट्स कि गैस की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो दो तरह की क्यों होती है। तो चलिए मैंने एक सिलेंडर बनाया इस तरह से, और इस सिलेंडर में हमने एक पिस्टन दे रखा है, ये आपका पिस्टन है, और इसमें हमने गैस को ले रखा है। यदि मोलर हीट कैपेसिटी निकालनी है तो ये गैस की 1 मोल आपको लेना होगा। अब इसकी टेम्परेचर हमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना है, ठीक है। हीट कैपेसिटी क्या होता है,
1 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर को रेज करने के लिए जितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो उसकी हीट कैपेसिटी की है। मोलर हीट कैपेसिटी 1 मोल गैस होनी चाहिए। यहाँ हमने 1 मोल गैस ले लिया ही है, ठीक है। तो 1 मोल गैस के लिए हीट एनर्जी को उसकी टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जितनी हीट एनर्जी होगी, ठीक है, वो उसका मोलर हीट कैपेसिटी कहलाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा पिस्टन है उसको फिक्स करते हैं, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट करते हैं। तो पहले देखते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम को कांस्टेंट। तो वॉल्यूम को कांस्टेंट करने के लिए इस पिस्टन को फिक्स करना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, इसको हीट हम लोग एनर्जी सप्लाई करते हैं, हीट इसको सप्लाई करते हैं। तो जब आप हीट सप्लाई करेंगे तो इसकी टेम्परेचर बढ़ेगी, गैस का मॉलिक्यूलर मूवमेंट बढ़ेगा, गैस का मॉलिक्यूलर मूवमेंट बढ़ने से प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन इस पिस्टन को हमने यहाँ फिक्स कर रखा है, ठीक है, फिक्स करके रखा है, तो वॉल्यूम क्या बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो ये वॉल्यूम कांस्टेंट है आपका। तो इस कांस्टेंट वॉल्यूम को रखते हुए अब इसे आप हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो इसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लगेगी वो उसका मोलर हीट कैपेसिटी कहलाएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो देखिए आप, जब आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा और हीट एनर्जी सप्लाई किया, तो जो आप हीट दे रहे हो वह गैस की केवल टेम्परेचर को इंक्रीज करने में हीट एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। चलिए इस बात को याद कीजिएगा। यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये हो गया CV Q दैट इज इक्वल टू CV Q V इक्वल टू CV, ठीक है। ये हो गया CV और ये है क्या? हीट एनर्जी रिक्वायर्ड only to raise the temperature of 1 mole of gas। केवल टेम्परेचर को बढ़ाने में ये हीट एनर्जी आपको रिक्वायर्ड हो रही है, उसके बराबर है। चलिए अब क्या करते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। जब प्रेशर कांस्टेंट करेंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होगा, ये बात याद रखिए। जब आप प्रेशर कांस्टेंट करेंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए प्रेशर आपने कांस्टेंट रखा, चलिए इसको हीट एनर्जी हमने सप्लाई की, हीट एनर्जी दिया, इसके टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने हमें, मॉलिक्यूलर मूवमेंट बढ़ गया, टेम्परेचर भी धीरे धीरे बढ़ने चालू हो गए, मॉलिक्यूलर मूवमेंट बढ़ गए, मॉलिक्यूलर मूवमेंट बढ़ने से अब जो नंबर ऑफ कॉलिजन हो गए वो बढ़ गए, ठीक है। ज्यादा फोर्स से यहाँ जो गैसेस मॉलिक्यूल है इस पिस्टन पे प्रेशर लगाएगा, तो प्रेशर इंक्रीज हो गया मॉलिक्यूलर मूवमेंट बढ़ने से। जैसे ही आपने हीट एनर्जी सप्लाई किया प्रेशर इसका बढ़ गया, लेकिन प्रेशर तो आपको कांस्टेंट रखनी है। तो प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए ये पिस्टन को हमें पीछे की ओर खिसकाना पड़ेगा, ठीक है, बात आ रही है। और इसकी टेम्परेचर भी बढ़ रही है, पिस्टन को भी पीछे खिसका रहे। यानी जब आप इस 1 मोल ऑफ गैस को एट कांस्टेंट प्रेशर हीट एनर्जी सप्लाई करती है, तो जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द गैस है वह 2 कामों में खर्च होती है। पहला, टू मेक इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द गैस फ्रॉम 1 डिग्री सेंटीग्रेड एंड to push the piston in upward direction in order to maintain the pressure of this gas constant। ये 2 चीज में खर्च होती है। जबकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब आप हीट एनर्जी सप्लाई करते थे तो ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द gaseous molecule is consumed only to raise the temperature of this gas from 1 degree C। बात आ रही समझ में? तो ये जो हो गई, जो हीट एनर्जी आपने सप्लाई किया एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज इक्वल टू QP, दिस वन इज कॉल्ड CP दैट इज इक्वल टू
heat energy required to raise the temperature of gas ठीक है, from 1 degree C plus push the piston in upward to maintain the temperature, to maintain the pressure of the gas। ये दो चीजें खर्च हुआ। तो बताइए, तो जब प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए जो आपने क्यूबी खर्च किया और प्रेशर का वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए आपने क्यूबी खर्च की, तो आपने क्यूबी भी, ये भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द 1 मोल ऑफ गैस है, यह भी हीट एब्जॉर्ब बाय द 1 मोल ऑफ गैस है। लेकिन यहाँ ये जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो दो काम में खर्च हो रहे हैं, पिस्टन को ढकेलने में भी, टेम्परेचर को बढ़ाने में भी, जबकि यहाँ केवल टेम्परेचर को बढ़ाने में। इसलिए क्यूबी दो कामों करने में खर्च हो रही है एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसलिए ओवर ज्यादा होगी क्यूबी से। यानी इसलिए ये और ये दोनों सेम नहीं होगी, जबकि गैस 1 मोल ही तो है ना। इसलिए ऐसा कहा गया कि गैस की दो स्पेसिफिक हीट होती है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर और एक कांस्टेंट प्रेशर। और इन दोनों में यदि देखा जाए तो इससे ये कंक्लूजन निकला क्या, तो Cp इज ग्रेटर देन Cv। इससे एक पॉइंट निकला कि Cp इज ग्रेटर देन Cv। Cp जो होता है वो Cp से बड़ा होता है। और हम लोग ये निकाल लेंगे, therefore Qb यानी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। ठीक है, कितने मोल ऑफ गैस? 1 मोल ऑफ गैस। Cb इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ Qb इक्वल टू MdT आपने भी निकाला था, मोलर हीट कैपेसिटी। तो ये हो जाएंगे NdT, और यहाँ से हम लोग ये निकाल सकते हैं। और ये Qb क्या होता है, ये तो Qb हुआ ना, तो ये यानी कि हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, Cp, Cb, इसको ये Cb, तो ये therefore ऐसा लिख सकते हैं Cb इक्वल टू Qb डिवाइडेड बाय MdT। ठीक है, इक्वेशन इसको 1 कर लीजिए, एंड Cp इक्वल टू Qp डिवाइडेड बाय MdT, इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोगों ने ये निकाला Cb का वैल्यू क्या होता है और Cp का वैल्यू क्या होता है। इस तरह से आप इसलिए याद रखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये न्यूमेरिकल्स बनाने में आपको काम देंगे। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोगों का होगा रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। अब हम लोग Cp और Cv में रिलेशन को एस्टैब्लिश करेंगे। Cp और Cv में क्या रिलेशन है, उसे अब हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए नेक्स्ट राइट डाउन रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। Relation between Cp and Cv। Relation between Cp and Cv।
relation between CP and CP. Relation between CP and CP. हम लोग ये जानते हैं कि DH since DH equal to DU plus DU plus P del U और PD DD के टर्म डेल्टा ए DH equal to DU plus P del V। और ये जो हम लोग ये जानते हैं सिंस जो DH है वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर, तो DH जो होगा वो CP के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हो गया CP, तो ये DH जो है वो एंथैल्पी चेंज है और एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर होते हैं। तो DH क्या होंगे, DH यानी कि ये DH होंगे वो CP के बराबर होंगे, ठीक है। और अभी हम लोगों ने निकाला था कि CP क्या होता है, QP डिवाइडेड बाई NDT, और हम लोगों ने भी देखा था DU इक्वल टू CB होता है और CB QV डिवाइडेड बाई NDT, ऐसा था। इन दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो DH, ठीक है, यहाँ DH की वैल्यू, तो DH ये DH हो गया हमारे पास यहाँ से, तो DH क्या हो गया, ये QP यानी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, तो ये CP इक्वल टू था, तो यहाँ से लिख सकते हैं DH यानी QP, ठीक है। तो QP और ये कितने हो जाएंगे, CP इंटू NDT प्लस ये क्या हो जाएंगे CB इंटू NDT, ठीक है, प्लस PD, ठीक है। देखिए ठीक से, ठीक है ना। और हम लोग ये जानते हैं कि PV इक्वल टू NRT होता है, PV इक्वल टू NRT, तो अब यहाँ से आप क्या हो जाएगा, सिंस PV इक्वल टू NRT, तो NRDT इक्वल टू PDV, ठीक है। तो PDV इक्वल टू NRDT, यहाँ इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो और CP NDT, ठीक है, और यहाँ से ही हो गया तो यहाँ इक्वल का साइन, इक्वल का साइन, हाँ, इक्वल टू CB NRT, CB NDT और ये PDV NRDT, ठीक है। अब यहाँ से क्या कीजिए, DT 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 N सभी में है, ठीक है। तो NDT से सभी को डिवाइड कर दीजिए, तो अब यहाँ क्या बचेगा, CP इक्वल टू CB इक्वल टू NDT खत्म, यहाँ से NDT खत्म, तो क्या बच गया R, देयरफॉर CP माइनस CB इक्वल टू R। दिस वन इज द रिलेशन बिटवीन CP एंड CB। तो ये हम लोगों ने देखा CP माइनस CB इक्वल टू R होती है, और यानी कि मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस में क्या रिलेशन होते हैं, इसको हम लोगों ने सीखा। और CP हमेशा CB से बड़ा होता है, इन सारी बातों को हम लोगों ने देखा इस लेक्चर में। तो हम लोगों ने इस तरह से सीखा स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस क्या होता है, ये कितने टाइप का होता है, ये आपने सीखा कि ये दो टाइप का होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, CP एंड CB। इसमें CP बड़ा होता है CB से, ठीक है, इसको आपने देखा। दोनों में रिलेशन क्या होता है, इसको आपने सीखा, शायद आपने इसे अच्छी तरह से समझ नहीं होंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे और आगे चलेंगे कि ये जो CP और CB है, ये तो हम लोग जो प्रोसेस लिए थे, ठीक है। तो ये CP माइनस CB में हम लोगों ने रिलेशन सीखा, CP माइनस CB के बाद। अब इसका रेशो क्या होता है, CP और CB का रेशो क्या होता है, और मोनोएटॉमिक गैस के लिए, डायटॉमिक गैस के लिए, ट्राइटॉमिक गैस के लिए क्या होता है,
वहाँ से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आज इतना ही। सभी को वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।